ओम शांति। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो है अंडरस्टैंडिंग लॉज ऑफ लाइफ। तो ये सेशन बहुत लॉजिकल, जो लोग सोचते हैं और साइंटिफिक सोचते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें कैसे हम ये बताएं कि वो जो लॉज हैं, जो बाबा भी कहता है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज़ द मदर, वो सारे के सारे आध्यात्म से ही निकले हैं। तो इसको हम सुने, उसके पहले थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाए, सब थोड़ा खड़े हो जाएं। चलिए, तो एक सुंदर सा गीत चलाएंगे जिसके बोल जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उस पर हम थोड़ा सा एनर्जाइज भी होंगे और ये गीत हम अपने साथ रख भी सकते हैं। जब ऐसा कोई हमें टॉपिक कराना है उसके अंदर हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। दुनियावी है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा टच करके बहुत सारी इसके अंदर पॉजिटिव बातें हैं। तो रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में, हमसे अभी कह के गई हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा। समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, गम से बस फासले रहे यूं। हर तुरत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें हैं छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ओम शांति। तो अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ लाइफ, जीवन के सिद्धांत ना, हम लोग कोर्स में भी सबको बताते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं ना कि जीवन जीने की शैली क्या है। बाबा ने हमको ज्ञान से यही बताया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन कई बारी हम जब बताते हैं तो वो लोग उतना इजीली ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, ऐसे जीवन जिएंगे तो कैसे चलेगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए हम उनको थोड़ा सा, जो दुनिया में वो लोग सुनते ही रहते हैं, वही बातों के आधार से उनको हम ज्ञान स्पष्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैंने हाथ में ये माइक पकड़ा हुआ है, अगर मेरे हाथ से ये माइक छूट जाए तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने ये पकड़ा है, अगर मेरे हाथ से ये छूट जाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? हाँ, यहाँ से एक उत्तर आया और सही उत्तर आया है। और बाकी लोग क्या कहते हैं? दीदियाँ क्या कहती हैं? नहीं, ये क्यों गिरा? अच्छे से पकड़ा नहीं था। और यहाँ तो फटाक से आंसर आ गया, बताएं। ध्यान नहीं था। अच्छा,
अच्छा, ध्यान नहीं था, ध्यान से पकड़ा नहीं था, तो हाथ से छूट गया, पर गिरा क्यों? ग्रेविटी। तो आप लोगों को पता है ये शब्द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, तो हमने फटाफट बता दिया कि ये नियम है इस धरती पर ना, हर चीज़ जो इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है, तो हमने बता दिया। अगर किसी व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण का पता ना हो और उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाए तो क्या नहीं छूटेगी? नहीं गिरेगी। अगर उसके हाथ से कोई चीज़ छूट जाए तो नीचे नहीं आएगी। आपको पता है इसलिए ये नीचे आई, जिसको नहीं पता उसके नीचे नहीं आएगी? आएगी ना, फिर भी आएगी। हाँ, लॉ अपना काम करेगा। आप लॉ को, नियम को जाने या ना जाने, नियम अपना काम बखूबी करेगा। नियम को फर्क नहीं पड़ता कि जिस पर मैं लागू हो रहा हूँ वो मुझे जानता है कि नहीं जानता। साइंस ने भी क्या किया? साइंस ने लॉज इन्वेंट किए या डिस्कवर किए? साइंटिस्ट ने लॉज इन्वेंट किए या डिस्कवर किए? दोनों में अंतर है ना। इन्वेंट का मतलब कोई चीज़ को, उसका निर्माण करना, या उसको पहले वो चीज़ नहीं थी, बुद्धि से सोचा और उसका निर्माण किया। लेकिन डिस्कवर का मतलब वो कवर के अंदर थे, वो ढके हुए थे, हमारी बुद्धि उनको देख नहीं पा रही थी और उसको हमने, वो थी चीज़, हमने उसको पहचाना। तो साइंस ने कोई नया काम नहीं किया है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं उसी को डिस्कवर किया। हाँ, कुछ चीज़ें इन्वेंट भी होती हैं ड्रामानुसार, लेकिन अगर हमें ना पता हो ग्रेविटी के बारे में और हमारे हाथ से कोई चीज़ छूट जाए, तो जैसे न्यूटन को प्रश्न हुआ कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, हमें भी प्रश्न होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिसको पता है उस नियम का, उसे कभी भी ये प्रश्न नहीं आएगा। अब आप उनसे पूछ सकते हैं, ये तो हो गई फिजिकल लॉज की बात, क्या जीवन में हमें रोज़मर्रा छोटे छोटे प्रश्नों में मन उलझता है? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, फल क्यों नहीं आया? मेहनत मैंने की, नाम उसका क्यों हुआ? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आते हैं लोगों से, आप पूछेंगे जब हमें आते हैं तो लोगों का क्या हाल होगा, उन्हें तो और ही आते होंगे। तो उन्हीं की बात से हम उनको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न आते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा जीवन का नियम है जो काम कर रहा है, आपको उस नियम के बारे में नहीं पता, और जब तक आप नहीं जानेंगे इन प्रश्नों में उलझे रहेंगे। इसीलिए हम कोर्स में भी क्या कराते हैं? ज्ञान से शांति आती है, यही बताते हैं ना, क्योंकि ज्ञान से हमारे मन के प्रश्न सुलझते हैं तो जीवन में शांति आती है। तो कौन सा ज्ञान? चलिए, वो ज्ञान तो आपने भौतिकता का ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ये ज्ञान जब तक आप नहीं लेंगे, जीवन का ज्ञान जब तक नहीं आएगा, जीवन में ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सिद्धांत काम कर रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं उस ज़माने के, वो सब के सब बहुत स्पिरिचुअल लोग रहे हैं। उन्हें पता था साइलेंस में कैसे जाना है, उन्हें पता था गॉड से कनेक्ट, भले राज्यों के माध्यम से नहीं, लेकिन हाँ, कोई हायर पावर है जो ये सब चला रही है, उसके बनाए हुए नियमों को हमें समझना है और दुनिया के आगे लाना है, ये उनका लक्ष्य था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आपको, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। आप चले गए फील्ड में गेम खेलने, आपको लॉज ही नहीं पता, कब आप फाउल कर रहे हैं, कब आप आउट हो रहे हैं, कब आपको वाइल्ड कार्ड दिया जा रहा है, कब आपको रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। और आप तो लड़ते रहेंगे, उसको क्यों डिक्लेयर कर दिया जीतना, मेरे को आउट क्यों कर दिया, क्योंकि आपको रूल्स ही नहीं पता। तो
मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आज जो हमारे साथ हो रही हैं, क्यों? क्योंकि हमको लॉज नहीं पता। तो शुतुरमुर्ग होती है ना, वो क्या करती है? क्या करती है? जैसी देखती है कोई डेंजर वाली चीज़ आ रही है, कोई खतरा आ रहा है, वो अपनी गर्दन मिट्टी में गाड़ लेती है कि मैं खतरे को नहीं देख पा रही, लेकिन खतरा तो उसको देख रहा है ना, वो तो उसके पास फिर भी आएगा। तो अपनी गर्दन को गाड़ देना कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता स्पिरिचुअलिटी से, हमारा अभी समय नहीं है समझने का स्पिरिचुअलिटी, इससे नुकसान हमें ही हो रहा है। और अगर हमको फॉर्मूला भी पता है किसी लॉ का, तो और अच्छी बात क्या है, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूले के अंदर ये बदलेंगे तो रिज़ल्ट ऐसे बदलेगा, ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगा, या ये आउटपुट चाहिए तो ये इनपुट देना पड़ेगा। फॉर्मूले में हमको ये भी पता होता है। और हर फॉर्मूले में कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, कोई ना कोई वेरिएबल होता है। बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो जैसे उस इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट होता है, कुछ वेरिएबल होता है। कांस्टेंट वो जिसको आप बदल नहीं सकते, सबके लिए समान है। वेरिएबल वो जो आपके हाथ में है। वेरिएबल को बदलने से रिज़ल्ट बदलेगा। ऐसे ही जीवन में भी कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। अगर हम रिज़ल्ट बदलने के लिए कांस्टेंट को बदलने लगे तो क्या होगा?
सक्सेसफुल होंगे, रिजल्ट मिलेगा, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट और हताश, दिल शिकस्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपकी लाइफ की इक्वेशन में वेरिएबल है या कांस्टेंट है? दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये आपके जीवन की इक्वेशन में वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कितने कहते हैं कांस्टेंट है? वो हाथ खड़ा करें। दूसरे आपसे कैसा बिहेव करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें, डाउटफुल वाला नहीं, हाँ या ना कहने में क्या जाता है। अच्छा, कितने कहते हैं वेरिएबल है? देखिए, दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करते हैं ये उनके एंड पर वेरिएबल है, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते, आपके लिए वो कांस्टेंट है। मैंने क्या पूछा था? आपकी लाइफ की इक्वेशन के लिए वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? आपके लिए कांस्टेंट है क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। वो बदल सकते हैं अपना व्यवहार आपके प्रति, उनके लिए वो वेरिएबल है। तो मुझे क्या करना है सिचुएशन में? जो मेरे लिए कांस्टेंट है उसको मैं बदल ना जाऊं, वो बदल जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है ये मेरे हाथ में है, ये वेरिएबल है। 90-10, कई लोग 20-80 लॉ बोलते हैं, वो भी आप इसमें उनको बता सकते हैं कि 80% या 90% वो है जो आपकी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, 20% वो है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, नियति है। 80% अब वो है जो आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने वाले हैं। तो 80-20 लॉ। तो ये तो एक लॉ हो गया कि इम्पॉर्टेंस हो गई कि जीवन के लॉ समझने की आवश्यकता है, वरना मन की ये उलझनें शांत नहीं होंगी, हमें हमारा मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे एफर्ट लगते रहेंगे निरंतर, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाइफ का दूसरा लॉ क्या है कि लाइफ बहुत सिंपल है। कई लोग लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। लाइफ पूछे ना अगर उनसे व्हाट इज़ लाइफ, तो बोलेंगे लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ इज़ अ चैलेंज, लाइफ इज़ चेंज। बहुत लाइफ इज़ वेरी सिंपल। लेकिन वो सिंपल कब होगी? तो किसी ने तो लाइफ किसी ने पूछा एक स्टूडेंट से लाइफ क्या है इंटरव्यू में, तो उसने बोला मैं ना आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो उसने व्हाट्सएप किया, बड़ी लंबी अच्छी पोयम थी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, आदि आदि आदि। तो इंटरव्यू बड़ा इम्प्रेस हुआ, बोला बड़ी अच्छी डेफिनेशन है लाइफ की, ये आपने कब सोची? कहती नहीं, तो गूगल से निकाली है। तो लाइफ क्या है ये हम गूगल से पूछते हैं। तो लाइफ इज व्हाट लाइज बिटवीन बी एंड डी। लाइफ इज व्हाट लाइज बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी क्या है? अगर हम भी यही जवाब देंगे तो इंसान में और जीव जंतुओं में क्या अंतर है? उनकी भी जीवन बस पैदा हुए, खाया पिया, गृहस्थी, और उसके बाद में चल बसे। तो हमारी भी लाइफ क्या वही है? बस इतना ही है, बर्थ एंड डेथ के बीच में नहीं। लाइफ इज व्हाट लाइज बिटवीन लेटर बी एंड लेटर डी। और बी और डी के बीच में क्या आता है? अल्फाबेट बी और अल्फाबेट डी के बीच में क्या आता है? सी। लाइफ इज अ सी, लाइफ इज अ चॉइस। किसी ने लाइफ से पूछा वाई आर यू सो डिफ़िकल्ट एंड बियॉन्ड आवर रीच। आप इतने डिफ़िकल्ट क्यों हैं, लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? तो लाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि आप इजी चीज़ों की तारीफ़ ही नहीं करते, उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करते, उनकी वैल्यू ही नहीं करते। जो चीज़ ईजिली मिल जाती है उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे भी अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए क्या बनना पड़ता है? डिफ़िकल्ट। तो लाइफ का नियम क्या है? Appreciate small and easy things and life will become easy for you. लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना, अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। और अप्रिशिएट कैसे? कल बताया था ना,
बड़ा अच्छा खाना बनाया है, रोज़ क्यों नहीं बनाते? ऐसा वाला अप्रिसिएशन नहीं, ऐसा वाला अप्रिसिएशन नहीं, लेकिन दिल से आपको जिसमें जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो कोई आपकी छोटी सी मदद कर देता है, आपको लाइन में थोड़ा अपने से आगे कर देता है, ये तो करना ही चाहिए था ना, दिखता नहीं है, मैं कब से खड़ी हूँ, नहीं थैंक यू। किसी को ठोकर लग गई, सॉरी। किसी से कुछ चाहिए, प्लीज़। किसी से कुछ पूछना है, मे आए। छोटी छोटी चीज़ें ये बचपन में सिखाई थी, लेकिन बड़े होने के बाद में हमारी वोकैबलरी से ये हट गई। बच्चों की वोकैबलरी में होती है, बड़े की वोकैबलरी में ये चीज़ें हट गई। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम फिर से अपने जीवन में लाएं। जितना ज़्यादा हम सूक्ष्मता में चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, लाइफ हमारे लिए सिंपल होती जाएगी। ये लाइफ का नियम है। जैसे जितना आप लाइट की तरफ जाएंगे, परछाई कहाँ पड़ेगी? आपके पीछे पीछे चलेगी। लेकिन अगर आप लाइट से दूर जा रहे हैं तो परछाई आपके आगे। आप परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते रहेंगे, लेकिन परछाई और आपसे आगे जाती जाएगी। और जब आप लाइट के बिल्कुल नीचे हैं तो परछाई है ही नहीं, आप और परछाई एक हो गए। तो परछाई क्या है? जिसको भी दुनिया सक्सेस मानती है, वो आपकी परछाई है। अगर आप ज्ञान से विपरीत जा रहे हैं तो परछाई आपके आगे आगे चल रही है। कितना भी दौड़ेंगे, परछाई को पकड़ नहीं पाएंगे। जब ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, तब परछाई आपको फॉलो कर रही है। और जब ज्ञान आप में है, तब आप सक्सेसफुल हैं। परछाई आप में मिल चुकी है। सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है सक्सेस का, A+B = C। ये सभी नोट कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आप एक रिफ्लेक्शन कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, या जब बाबा को रात को चार्ट लिखें तब भी कर सकते हैं। ये लाइफ का फॉर्मूला है, A+B = C। A क्या है? A इज़ व्हाट वी आर, जो हम ऑलरेडी हैं, हमारी विशेषताएं, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारी चेतनाएं। B क्या है? जो हमें चाहिए। C बनने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है। अगर हम इस इक्वेशन में, ज़्यादातर दुनिया में सब लोगों का फोकस कहाँ रहता है? A पर, B पर या C पर? जब आप उनसे पूछेंगे ना, दुनिया वालों से, तो उनका आंसर ज़्यादातर B आएगा। चाहिए। बनना क्या है ये उनको नहीं पता, चाहिए क्या वो उनको पता है। अच्छा चलिए, अगर B और C पर, दोनों पर फोकस है, और सारा दिन मैं यही सोचती रहूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये बनने के लिए ये मिल जाए, मुझे खुश रहना है तो मुझे ये चाहिए। आप अगर इस इक्वेशन में से A को हटा दें, भूल जाना = हटा देना। अगर आप इस इक्वेशन से A को भूल जाएं और जितना B आपको चाहिए C बनने के लिए, वो सारा B आपके पास आ जाए, लेकिन A को हटा दीजिए, तो इस B = C। A के बिना B सारा आ भी जाए तो भी आप C नहीं बन पाएंगे। इसलिए A को कभी नहीं भूलना। और A क्या है? जो मैं ऑलरेडी हूँ। तो वैल्यू द सेल्फ, ये लाइफ का नियम है। आज रात को आप लोग चार्ट लिखते समय ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने साथ। A 5 बातें जो आपको लगता है ये मैं डेफिनेटली हूँ, और भी लिख सकते हैं, कम से कम 5 बातें जो मेरी विशेषताएं हैं, जिन्हें मुझे हमेशा हर कदम पे साथ रखना है, भूलना नहीं है। चाहे कोई परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति आए, लेकिन मुझे अपनी इन विशेषताओं को कभी नहीं भूलना। फिर B, C तो हमें पता ही है हमारा लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य है। फिर आप देखिए अब मुझ में और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना है ताकि मैं ये बन पाऊँ। लेकिन इम्प्रूवमेंट कॉन्शियस रहेंगे और जो मैं हूँ वो भूल जाएंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त
नहीं करने वाले। जितनी मेहनत बाबा ने अब तक हम पे की है और हमें ऐसा बनाया है, उसी को साइड रख देंगे और बस मेरे इतने स्टूडेंट्स, इतनी सेवा, इतना ये, इतना, तो प्रत्यक्षता बाबा की नहीं होने वाली। तो ये उनको भी हम बताएं कि ए की वैल्यू करना मत भूलिए। ए को जानिए तो सही, वैल्यू तो तब करेंगे जब पहले जानेंगे। क्या हम जानते हैं अच्छी तरह से हम कौन है? फिर एक और नियम कि आप जो अपने बारे में परसीव करते हैं वही आप हैं। अगर आपका अपने लिए परसेप्शन कुछ और है तो आप अपने आप को कभी भी, जो आपकी रियलिटी है वो आप कभी जान नहीं पाएंगे। और बाबा इन दोनों ही चीज़ों को, अगर अपने आप को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो मैं हूँ उससे भी ज़्यादा, तो वो भी हमारा अहंकार है। और जो मैं हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को उससे कम आंकती हूँ, ये भी देह अभिमान है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती, मैं अपनी शक्तियों को नहीं जानती। बाबा तो आके बताते ना, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसे थे, तुम पूज्य थे, तुम श्रेष्ठ थे, तुम परम पवित्र थे, तुम पूजनीय थे। मैं नहीं जानती थी। क्यों? देह अभिमान। तो देह अभिमान के कारण हम अपने आप को नहीं जानते। तो ये देह अभिमान उनको तो समझ में आएगा नहीं, ये तो हमारी भाषा है, लेकिन हम उनको बता सकते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही ईगो हैं, दोनों ही ईगो हैं, दोनों ही देह अभिमान है। और ये देह अभिमान ही हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि हम अपने आप को ऐसा ही देखते हैं। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से पहचानना है। हम खुद ही खुद को बचा सकते हैं। जैसे सुबह दीदी ने बताया, गीता के आधार पर भी मनुष्य स्वयं, मन स्वयं ही स्वयं का मित्र है, स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। अगर हम कर्मेंद्रिय जीत हैं तो मन हमारा मित्र है। और अगर मैं अपनी इंद्रियों के वश में होकर के कर्म कर रही हूँ और मेरा मन इंद्रियों के वश होकर के कर्म करवा रहा है, तो यही मेरा शत्रु है। So the only person who can save you is you. अपने अंदर की विशेषताओं को हम जाने, हम जो हैं, जैसे हैं, जितने हैं। जैसे गीता में कहा ना, परमात्मा में जो हूँ, जैसा हूँ और जितना हूँ, मुझे वैसे पहचानो। ऐसे हम भी जो हैं, जैसे हैं और जितना है, अपने आप को पहचाने। तो इस पर एक वीडियो भी है, हम दिखा सकते हैं उनको। अच्छा, वॉल्यूम की इसमें कुछ ये एक भाई है जो आप देख सकते हैं, इसके ना दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पाँव हैं। इसका तो फुल है, ना इसके दोनों हाथ हैं ना इसके दोनों पाँव हैं, लेकिन ये हर काम करता है। फुटबॉल भी खेलता है, स्विमिंग भी करता है, अपने घर के सारे काम करता है और सभी को बताता है कि मेरे पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है तो क्या हुआ। और एक नॉर्मल लाइफ जीता है, शादीशुदा है, इसकी जो युगल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिशिंग भी कर रहा है, बोटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें ये बताता है कि कैसे ये हर रोज़ अपने आप के लिए, जीवन के लिए शुक्राना करता है। ये नहीं देखता कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन जितना है और जो है उससे मैं क्या कर सकता हूं। और बहुत बड़ा मोटिवेशनल, ऑस्ट्रेलियन है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वहाँ का। तो जब हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास हमें कमी क्यों दिखती है? क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर सिर्फ अपने आप को देखें तो हमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। हाँ, लक्ष्य से कंपेयर करेंगे, कमी नज़र आएगी, उसको पूरा करने का रास्ता भी हमको पता है। लेकिन हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तब हमें कमी नज़र आती है अपनी। तो इसलिए जो हम हैं, जैसे हैं, अपने आप को जाने। और फिर से एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है,
more the knowledge lesser the ego and lesser the knowledge more the ego. जब आप क्या है वो नहीं जानते तभी देह अभिमान आता है। जो आप नहीं हैं उसी को आप मान लेते हैं। जितना आप जानते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कितना अंधकार में थे। तो इसलिए अपने जीवन से इस ईगो को हटाने के लिए ज्ञान को लाना बहुत आवश्यक है, तभी जीवन से ईगो जाएगा। तो ये नियम है जीवन का, जितना ज्ञान आएगा उतना ही, मतलब आएगा माना धारण होगा, उतना ही देह अभिमान हमारा जाएगा। और एक नियम है, नम्रता से जिए, क्योंकि आप हमेशा फ्रेश नहीं रहने वाले। आज आप दूसरे को देखकर कह रहे हैं कि देखो ये कैसा है, इसके साथ ये हुआ ना, इसके तो कर्मों का फल है, ऐसे ही होना चाहिए था। आपके साथ कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। इसलिए किसी की भी परिस्थिति को देख करके उसको जज ना कीजिए, क्योंकि आप जैसे अभी हैं सदा ऐसे रहने वाले नहीं हैं। यू विल नॉट स्टे फ्रेश फॉर एवर। जीवन की विडंबना है, जब चिड़िया होती है तो चिड़िया चींटियों को और कीड़ों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है तो वही चींटियाँ और वही कीड़े चिड़िया को नोच नोच के खाते हैं। तो इसलिए किसी के भी, हर एक की परिस्थिति के साथ ह्यूमिलिटी से जिए और हर एक के साथ एम्पथाइज। सुबह हमने सुना ना एम्पथी के बारे में, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो एम्पथी सिंपथी से काफ़ी ऊंची, सिंपथी बेचारा, लेकिन एम्पथी का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको वो आवश्यकता उसकी पूरी कर सकते हैं। सिर्फ बेचारा करके छोड़ देना नहीं है। जब आप किसी की भावनाओं को समझेंगे, नम्रता से उसके साथ चलेंगे, तब कल को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मेरी भावनाओं को भी समझे। इसलिए नम्रता को जीवन में, कितना भी ऊपर चले जाएं, नम्रता को जीवन में हमेशा धारण करें, क्योंकि एक दिन तो फर्श पर आना ही है। कितना भी उड़ लें, एक दिन तो फर्श पर आना ही है। उड़ते उड़ते ये ना भूल जाएं। इवन जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना, उनका भी ग्राउंड से पूरा कांस्टेंट संपर्क रहता है। अगर ग्राउंड से संपर्क उनका छूट जाए तो वो भटक जाएंगे। हम भी जीवन में भटक ना जाएं, इसलिए ज़मीन से हमारा संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए बाबा ने हमेशा हमें स्लोगन क्या दिया है, सी ब्रदर सी सिस्टर। इसलिए नहीं सिर्फ करना कि उनकी कमी कमज़ोरियों को देखकर हमारा निश्चय गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम अपने आप को उनसे तुलना कर बैठेंगे। इसलिए बाबा ने लक्ष्य क्या दिया, जो संपूर्ण बन चुके हैं वही लक्ष्य दिया, ताकि हमेशा ज़मीन पे रहें। कितना भी कर लिया, क्या उतना कर लिया? तो इसलिए शांति से करते चलो, अभी मंजिल दूर है। फिर अगला नियम है कि ओनली पॉजिटिव कैन डिफीट नेगेटिव। जो लोग कहते हैं कि टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। तो मान लीजिए कोई -10 है, वो है ही -10, उसके पास पॉजिटिव है ही नहीं। और आज दुनिया में कैसा है, आज दुनिया कैसी है, कैसी है, ऐसी ही है ना। आप किसी को बोलिए, बोल के देखिएगा, आज ना मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, वो बोलेगा मेरे तो 2 दिन से सर दर्द जा ही नहीं रहा। तीसरा बोलेगा मुझे तो 4 साल से सर्वाइकल है। तो आप थोड़ा दुख दर्द अपना सुनाएंगे ना, भूल जाइए कि कोई आपको सांत्वना देगा, उसके पास अपना दुख दर्द बहुत है। जैसे ही आपने दुख दर्द का द्वार खोला, उसको मालूम पड़ गया मुझे यहाँ। एक बार हम लोग जैसे कंपनीज में जाते हैं, तो एक जगह पे हम लोग गए, वहाँ पे हमें सेशन कराना था, उन्होंने बुलाया था हमको। तो दिल्ली का ट्रैफिक है, हमको पता है कभी भी कितने भी घंटे लग सकते हैं, कितना भी समय लग सकता है ट्रैफिक में। तो हम थोड़ा मार्जिन लेके निकलते हैं।
तो उस दिन ट्रैफिक नहीं मिला तो हम 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो उन्होंने हमें अच्छे से रिसीव किया, बोला सिस्टर बैठिए, पानी वगैरह पीजिए, तब तक लोग हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं, जब हो जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। हमने कहा ठीक है। वहाँ बैठे बैठे और भी लोग बैठे हुए थे, तो 2 लोग आपस में बैठ के हमारे बिल्कुल बगल वाला जो सोफ़ा सेट था वहाँ पर बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे, तो उनकी भाषा है ये, जैसे वो लोग बात करते हैं आपस में। तो एक कहता है, अरे यार जब से इस टीम में आया हूँ ना, इस बॉस ने तो रातों की नींद हमारी हराम कर दी है। तो दूसरा उसको समझाने के बजाय क्या कह रहा है, अब समझ में आया, मैं तो 10 साल से झेल रहा हूँ। तो वो पहले वाला कहता है, अरे पर कम से कम तेरे घर में तो शांति है ना, यहाँ से जाएगा तो कम से कम घर में तो सुकून है, तुझे तो पता है मेरे घर की क्या हालत चल रही है, कुछ होगा उनके घर में आपस में। तो वो दूसरा वाला कहता है, अरे घर में शांति थी, जब से मेरी माँ गांव से आई है रोज़ सास बहू के झगड़े चलते हैं। तो मतलब कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे जीवन में कुछ पॉजिटिव है भी। ऐसा कंपटीशन है दुनिया में कि सबसे दुखी कौन, और अगर आपके दुख को सुन के किसी ने अपना दुख सुना दिया ना, तो आप क्या कहेंगे, ये समझता ही नहीं है मुझे, मेरा दुख कोई समझता ही नहीं है। और अगर किसी ने आपको ये कह दिया, सच में आप हैं जो झेल रहे हैं, हम तो कब से ओम शांति हो चुके होते, आप में बड़ी हिम्मत है, तो हम कहेंगे ये मुझे समझता है। जब तक आपको सबसे दुखी व्यक्ति का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, आप दुख गिनना बंद ही नहीं करते। मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। इसको दादियां कहती थी दास दासी की बुद्धि। राजा के संस्कार रूलर के होंगे, परिवर्तन करने के होंगे। प्रजा के संस्कार फॉलो करने के होंगे, और दास दासियों के संस्कार कंप्लेन करने के होंगे, एक्सक्यूज करने के होंगे। तो उसको दादियाँ बोलती थी हमको जब कराती थी क्लास, ये कंप्लेन कर रहे हो, ये दास दासी के संस्कार है, क्या बनना है। तो दुनिया में नेगेटिविटी ही है लोगों के पास। तो मान लीजिए कोई नेगेटिव -10 वाला व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, वो आपको क्या देगा, -10 वाला क्या देगा, -10 ही देगा ना। अब आप उसका -10 देख करके सोचे, अच्छा मैं भी इसको -10 देती हूँ फिर। तो अब -10 तो उसके पास था, आपने भी दे दिया, क्या हो गया उसके पास, -20। अब अगली बार वो क्या देगा, -20। अच्छा अभी भी सुधरा नहीं, अब मैं भी -20, अब -40। और ये नेगेटिविटी, तमो प्रधानता, तमो से रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान, ऐसे तो हुए क्योंकि तमो गुण का ही लेन देन किया। अगर वो -10 दे रहा है, ये अपनी धारणा के लिए भी है, सिर्फ उनको सुनाने के लिए नहीं है। कोई आपको -10 दे रहा है, आप समझते हैं, आप ड्रामा को जानते हैं, उसके पार्ट को जानते हैं, आप समझते हैं, आपने बहुत प्लस लिया हुआ है, आपको उससे प्लस नहीं चाहिए, आपको देने वाला दूसरा है, और आप उसमें से +5 दे दीजिए उसको। तो -10 उसके पास था, +5 आपने दिया, अभी क्या हो गया उसके पास, -5। अब वो क्या देगा आपको, प्लस देगा। अभी भी वो आपको माइनस ही दे रहा है, लेकिन पहले -10 था, अब -5। आप कहेंगे हद हो गई, इसने ऐसा किया फिर भी मैंने इसके साथ अच्छा किया, फिर ये नेगेटिव कर रहा है। लेकिन नहीं, ज्ञान को हमें अप्लाई करना है फिर एक बार, कि अभी तक वो पूरा परिवर्तन हुआ नहीं है, फिर एक बार +5 दे दीजिए। तो -5 था, अब +5 दिया, अब क्या हुआ उसके पास, प्लस देगा वो अभी भी। आप सोचेंगे अब तो बस, अब मैं दिखाती हूँ, मेरे पास भी -10 है। तो फिर गाड़ी वहीं का वहीं पहुँच गई। और एक बार +5 दे दीजिए, अब वो +5 देगा। तो दुनिया कहती है जैसे को तैसा, बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है, एडिंग नेगेटिव टू नेगेटिव रिजल्ट्स इन मोर नेगेटिव। इसलिए डू गुड टू दोज हु आर गुड टू यू बिकॉज दे डिजर्व इट। अच्छे के साथ अच्छा करो क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, और बुरे के साथ और अच्छा करो क्योंकि उनको ज़रूरत है।
हम विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, यही तो शक्ति हमारी है परिवर्तन की। तो उनके जैसा हम ना बन जाएं, लेकिन अपने गुणों से, शुभ भावना से, सहयोग से उनको भी पॉजिटिव दे सकें। ये जीवन का नियम है कि नेगेटिव देखते रहेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव देते रहेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव कभी भी आ नहीं सकता। और एक और नियम है, अब ये मैथ्स का नियम है जिसको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। टीम अप फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप जो अकेले नहीं कर सकते वो सहयोग की शक्ति से कर सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, जैसे एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। कोई भी दो साइड्स को आप ऐड करें तो वो जो सम निकलेगा वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन साइड्स हैं। कोई भी दो साइड को ऐड कीजिए, ए बी और ए सी को ऐड कीजिए तो वो बी सी से ज़्यादा है। यानी कि आपको अगर परिस्थिति से ज़्यादा बनना है, ऊंचा बनना है, ताकतवर बनना है, आपके अंदर शक्ति नहीं है तो सहयोग की शक्ति से आप कर सकते हैं। सो द पावर ऑफ कोऑपरेशन ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट्स। ये है पावर ऑफ कोऑपरेशन। ये पेड़ों की टहनियाँ आपस में जुड़ चुकी हैं, तो आपने पेड़ के तने को काट दिया तो भी पेड़ खड़ा है। इस पे आप उनको एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। हाँ, वीडियोस भी है, वीडियो में नहीं दिखा रही, वो तो आप देख भी सकते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। 10 भाई कोई स्टेज पर आ जाएं, कोई भी 10 भाई स्टेज पर आ जाएं, थोड़ा फास्ट करेंगे, और 10 बहनें कोई स्टेज पर आ जाएं। 10 भाई स्टेज पर आ जाएं और 10 बहनें स्टेज पर आ जाएं। कोई भी 10 बहनें आ जाएं। भाई जो हैं वो यहाँ लाइन से खड़े हो जाएं, 10 भाई लाइन से खड़े हो जाएं और 10 बहनें यहाँ पर लाइन से खड़े हो जाएं, ठीक है। और यहाँ से भी 10 बहनें थोड़ा सामने इधर आ जाएं और इस रो से भी, इस एरिया से भी 10 बहनें थोड़ा सामने आ जाएं। कोई भी 10 बहनें जो 10 ऊपर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ जाएं। बाकी नीचे 10 नीचे आ जाएं। यहाँ से जो बहनें आएंगी 10 वो यहाँ चले जाएं और यहाँ से जो 10 बहनें आएंगी वो यहाँ चले जाएं। भाई कितने हुए? भाई कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ जाएं थोड़ा फटाफट। और आप लोग जितना कोने में हो सके उतना कोने में रहें, और आप भी जितना कोने में हो सकता है उतने कोने में रहें। अभी एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी करेंगे। आप सब लोगों के पाँव, आप लोग अपने पाँव से दूसरे जो बगल में उसका पाँव जोड़ लीजिए। पाँव से पाँव जोड़ने हैं, ठीक है। पाँव से पाँव जोड़ना है। आपका पाँव जो आपके बगल में है उसके एक पाँव से जुड़ जाए, ठीक है। सब लोग ने ऐसे कर लिया? तो बस इधर वाले का ये वाला पाँव, उधर का वो पाँव फ्री रहेगा, बाकी सारे पाँव जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही है। अब आप लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है और आप लोगों को यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन पाँव हटने नहीं चाहिए। आपको नहीं करना, ये आपके लिए दूसरी एक्टिविटी है। आप इन लोग को देख सकते हैं, आप लोग तब तक इनको चेक कर सकते हैं ये कैसा कर रहे हैं। आप लोग इनको चेक कीजिएगा, आपके लिए दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है। आपको पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ जाना है और आप पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन पाँव से पाँव जो भी आपने जोड़े हुए हैं वो हटने नहीं चाहिए। देखते हैं कौन सी टीम पहले कंप्लीट करती है, ठीक है। हाँ, हाथ पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पाँव नहीं हटने चाहिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट। चलिए 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 चलिए। अरे एक कदम तो बढ़ाइए। क्या हो रहा है?
देख पा रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? चल ही नहीं पा रहे, देखो छूट गया, छूट गया। क्यों ऐसा हो रहा है? थैंक यू। क्यों ऐसा हुआ? तालमेल नहीं है। तालमेल क्यों नहीं है? कोऑपरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक का ध्यान दूसरे के पाँव पे है। वो देखो, उठाना मत वो पाँव, अपना ही पाँव। एक भी नहीं, एक पाँव तो उठा सकते थे, वो एक भी पाँव नहीं उठा रहे क्योंकि वो दूसरा पाँव ना हट जाए। और लाइन का आखिरी व्यक्ति भी पहले वाले को बोल रहे, देखो वो, देखो वो, देखो वो क्या कर रहे हो। हमारा ध्यान दूसरे पे रहेगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कोऑपरेशन जो हम देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां। प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। आप लोग नीचे चले जाएं। अब नीचे वालों को क्या करना है? ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे आ जाइए। जो बीच का डिवाइडर दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग भी यहाँ, बस बस। अब ये दो टीम्स हैं, ये टीम यहाँ से आई है और ये टीम यहाँ से आई है। अब आप लोगों को क्या करना है? 1 मिनट का समय होगा क्योंकि समय कम है। 1 मिनट का समय है। 1 मिनट में आपको जो भी सामान आपके पास है, स्थूल वस्तु, उसको आपको ज़मीन पर लगा करके एक के पीछे एक लाइन बनानी है। आपको यहाँ से लाइन शुरू करनी है, आपको यहाँ से लाइन शुरू करनी है। और आप लोग मदद कर सकते हैं, जिसकी जो टीम है उसको वो टीम मदद कर सकती है। हम ये देखना चाहते हैं 1 मिनट में सबसे लंबी लाइन कौन खींचता है धरती पर। आपका समय शुरू होता है। ये टीम इनको मदद कर सकती है, ये टीम इनको मदद कर सकती है। गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं होना चाहिए किसी भी सामान के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। आप जज हो, किसी को नहीं। ओके, टाइम अप। 1 मिनट हो गया। सब खड़े हो जाएं, सीधे हो जाएं, खड़े हो जाएं। बस बस बस। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अच्छा ठीक है। अच्छा आप, ठीक है। कौन सी लाइन लंबी दिख रही है आप लोगों को? जोरदार तालियां एक बार बजाएंगे। अच्छा, अभी दीदी इस लाइन में तो उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, खुद ही लाइन में लग गए थे। तो स्थूल वस्तुओं की लाइन ये लंबी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जहाँ तक लाइन बन पाई उसके बाद खुद ही लाइन में लग गए, और क्या हुआ, एंड मोमेंट पे ये लाइन लंबी हो गई। चलिए, लाइन कौन सी लंबी, अपना अपना सामान उठा ले, नहीं तो मेरे पास पीछे आएगा। किसी का चश्मा अभी भी रखा है, किसी का चश्मा खो गया हो अगर, तो बाद में मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा? क्या देखा आपने इस एक्टिविटी के अंदर? हाँ जी, टीम वर्क। एक तो टीम वर्क था, और यूनिटी थी, और कोऑर्डिनेशन था। सबका लक्ष्य एक था, सबका लक्ष्य एक था, इसलिए हर एक का पुरुषार्थ भी उसी लक्ष्य की ओर था। ठीक है।
अगर टीम का एक लक्ष्य है, उसके अंदर मैंने अपना एक लक्ष्य निकाल लिया कि टीम के साथ साथ मेरा नाम अलग से होना चाहिए, तो ये लक्ष्य डिफरेंट हो गया, तो कोऑपरेशन के अंत की वो भावना नहीं रहेगी। कोऑपरेट करते करते कुछ लेने की भावना आ गई तो मिलावट हो गई। मिलावट को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। तो ये भी जहाँ सहयोग देना है वहाँ लेने की भावना आ गई, ये भी अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है। पवित्रता सिर्फ वो पवित्रता नहीं है, ये भी तो एक वृत्ति है ना हमारी। देने की वृत्ति जहाँ होनी चाहिए वहाँ लेने की वृत्ति आ गई, तो ये क्या है? अपवित्रता। फिर किसी ने ये सोचा कि पहले दूसरे लोग अपनी चीज लगाएं फिर मैं लगाऊंगी। किसी के अंदर ये संकल्प आया? जो लोग थे नहीं, जो था अपने बस में वो किया। ये संकल्प आया, अरे पता नहीं आज पोछा हुआ है कि नहीं हुआ, मेरी चीज गंदी ना हो जाए। आया ये संकल्प। परिस्थिति को देखा, दूसरों को देखा, तो जहां हम दूसरों को देखते हैं वहां हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाते, लेकिन जहां हम एक लक्ष्य को मुझे ये करना है, वहां पे आप देखिए 1 मिनट में हम कितना कुछ कर सकते हैं। हर एक के अंदर क्या था? कोई करे ना करे मैं करूं। और जैसे ही मैंने कह दिया ये टीम इनकी और ये टीम इनकी, तो जो बैठे थे उनको भी क्या लगा? मेरी टीम जीतनी चाहिए। तो वहां से भी लोगों ने लाला करके दिया, ले लो मूढ़ा भी ले लो, कुशन भी ले लो, हमारा भी बैच ले लो, हमारी भी कॉपी ले लो, हमारा भी छाता ले लो, वहां से लाला करके भी दिया। तो लक्ष्य की यूनिटी, अपने बस में जो है वो 100% देना, दूसरे को नहीं देखना, परिस्थिति को नहीं देखना, स्थान को नहीं देखना, पता नहीं बाद में मुझे मेरी चीज़ मिलेगी या कहीं मिक्सअप ना हो जाए, ये कुछ और थॉट्स चले ही नहीं। इतना जब हम एकता लाएंगे, सच में अपनी सेवाओं में कली सत्युग आया पड़ा है। मैं बहुत छोटी हूँ ये बात बोलने के लिए, लेकिन ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। हम एक हैं, एक के हैं, एक घर से आए हैं, एक राजधानी में जाना है, एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक को ही याद करते हैं, एक की ही याद में भोजन बनाते हैं, खाते हैं, फिर डिफरेंस कहाँ से आया? कोई कोई तो यहाँ वाले भी वहाँ दे रहे थे। चलो यहाँ तो फिर भी द्वैतता थी, लेकिन हमारे ब्राह्मण जिन में तो कोई द्वैतता है ही नहीं ना। उसका बढ़े या मेरा बढ़े, एक ही की सेवा तो कर रहे हैं ना, वो भी तो उसी की सेवा कर रही है ना, मैं भी तो उसी की सेवा कर रही हूँ ना। उसकी जीत भी तो मेरी जीत है, उसकी जीत भी मेरी जीत है। प्रत्यक्षता वो करे या मैं करूं, स्वर्ग तो आएगा तो दोनों के लिए आएगा। ऐसा आएगा कि वो प्रत्यक्षता करेगी तो उसके लिए स्वर्ग आएगा, मेरे लिए स्वर्ग नहीं आएगा। नहीं, वो करे या मैं करूं, स्वर्ग तो हम दोनों के लिए आएगा। तो पावर ऑफ कोऑपरेशन, इस पे वीडियो भी है, वो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस तो हम देख के समझ सकते हैं, है ना, लेकिन ये बातें समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हमने कोऑपरेशन की बात की, ऐसे ही पीस इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो हमने कांस्टेंट की बात की ना, इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट, तो पीस यूनिवर्सल कांस्टेंट, सबको चाहिए और सब में है, सबको चाहिए भी और सब में है भी। आप अगर कड़ाके की धूप से बिल्कुल भरी दोपहरी में आ रहे हैं और आप अगर आएँ ORC और मैं आपको ORC में वेलकम करूं, आइए, बड़े दिनों के बाद आए, गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं, गर्मी से आप आए, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको क्या ऑफर करूंगी? क्या ऑफर करूंगी? पानी। क्यों पानी ऑफर किया मैंने आपको? क्यों? आपको प्यास लग रही थी? मैंने पूछा क्या आपसे? पूछ के तो नहीं दिया ना, प्यास लग रही है तो पानी, प्यास नहीं लग रही है तो बैठ जाइए, ये तो नहीं किया ना। क्यों पानी दिया?
सिचुएशन को मैंने इतना समझा, अच्छा इतना डिग्री टेम्परेचर है तो इतना ठंडा पानी, अच्छा गर्मी है तो पानी चाहिए, ठंड में आएंगे तो पानी नहीं दूंगी। जो बाहर से आता है उसको पहले पानी क्यों देते हैं? पानी ही क्यों देते हैं? कुछ और पिला देते, कुछ और भी पूछेंगे लेकिन बाद में पूछेंगे, पहले पानी देंगे क्यों? हाँ जी, किसकी बेसिक नीड है? आपको कैसे पता? आपने सर्वे किया है हर एक की बेसिक नीड क्या है? अच्छा, ये उस समय पे सोचते हैं क्या शरीर में 70% पानी है तो पानी दें, शरीर में 10% हवा है तो हवा भी दे दें? पहले से चलता, परंपरा चलती आ रही है। हाँ, वेरी राइट, जोर से बोले एक बार भाई जी, खड़े होके बोलें। उनको खुद का अनुभव है कि अगर मैं बाहर से आऊं तो सबसे पहले मुझे पानी चाहिए। तो आपको अपनी ज़रूरत पता है तो आपको सबकी ज़रूरत पता है। आप दूसरे के मन चित्त को नहीं जानते, थॉट रीडर नहीं है, लेकिन अपनी ज़रूरत पता है तो सबकी ज़रूरत पता है। क्यों? क्योंकि हम सब का शरीर उन्हीं 5 तत्वों का बना है, ऐसे ही हम सब आत्माएं भी उन्हीं 7 गुणों की बनी है। जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, अंडरस्टूड है, सबको आवश्यकता है। अपने आप को समझ जाएं तो हम हर एक को समझ सकते हैं। कितनी बार हम बोलते हैं हमें आज तक समझ नहीं आया इनको क्या चाहिए, बोलते हैं, या कब होगा जब वो हमको समझेंगे? कितने साल हो गए साथ रहते रहते, अब तक हमको नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हम अभी तक अपने आप को भी पूरा नहीं समझ पाए। हम ज्ञानी होकर नहीं समझ पाए। अज्ञानी जिनको हम ये सेशन करा रहे हैं वो तो बिल्कुल कहेंगे हाँ हम तो सच में नहीं समझते अपने आप को। कितनी बार मूड खराब होता है, कोई पूछ बैठे क्यों मूड खराब है, पता नहीं, किसी ने कुछ कह दिया क्या, नहीं तो, कुछ गलत हो गया, नहीं तो मूड क्यों खराब है, पता नहीं। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। आपको जब ब्लड टेस्ट कोई कराना होता है तो क्या आपके अंदर से सारा खून निकाल के टेस्ट करके वापस डाला जाता है? कुछ बूंदें ही तो ली जाती है ना। उन बूंदों में क्या है ये समझ के आपके पूरे बॉडी में ब्लड का क्या कॉम्पोजिशन है समझ जाते हैं ना। तो जैसे वो कुछ बूंदें आपके शरीर के पूरे इतने लीटर खून के बारे में बता देती हैं, ऐसे ही हम भी सोसाइटी के अंदर वो बूंदें हैं। अगर एक बूंद में जो है वही सब में है। तो अपने आप को समझ जाएं, और जब अपने आप को समझते हैं तो ये समझ में आता है शांति सबको चाहिए। तो अगर मुझे शांति चाहिए तो सबको चाहिए। और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, इसका लॉ भी है। इसका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स जो दिखाया हुआ है ना, एक एंगल यहाँ बना, एक, तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जिनको करा रहे हैं बुद्धिजीवी लोग वो इसको अच्छे से जानते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जैसा यहाँ तो वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि मेरी इस परिस्थिति में जो मेरे ऑपोजिट है, अगर मैं ये सोच रही हूँ ना तो वो भी यही सोच रहा होगा। इस पे कहानी बताते हैं लकड़हारे और राजा की, हम बताते ना कहानी, वो आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में कहानी यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदर नहीं पता, एक राज्य के अंदर एक राजा था और एक लकड़हारा था। राजा और लकड़हारा जो थे वो मतलब लकड़हारा मतलब वो एक लकड़ी का व्यापारी था। जो बाबा कहते हैं ना कि व्यापारी भी बहुत, साहूकार भी जो होते हैं वो राजा से कम नहीं होते, तो उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। तो ऐसे ही एक दिन जो लकड़ी का व्यापारी था वो भी चंदन की लकड़ी का, उसको एक दिन संकल्प आया कि मेरे गोडाउन में इतनी चंदन की लकड़ी पड़ी है, ये कौन खरीदेगा। तो उसको संकल्प आया कि अगर ये राजा मर जाए तो राजा की अर्थी जलाने के लिए तो पक्का चंदन की लकड़ी ही काम आएगी, तो मेरी ये लकड़ी लग सकती है।
तो उसके अंदर ये संकल्प आने लग गया कि राजा मर जाए, ऐसा कुछ हो जाए जो राजा मर जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई चढ़ाई चढ़ जाए। तो ऐसे ही उसके अंदर ये संकल्प आना शुरू हुआ। तो एक दिन राजा जा रहा था शिकार के लिए, तो वो उसी रास्ते से गुजरा जहाँ पे उसका उस लकड़ी के व्यापारी का पूरा बिजनेस का था। तो उसने भी देखा इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी लकड़ियाँ, अगर ये मेरे अधिकार में आ जाए, इसका टैक्स तो मुझे मिलता है, लेकिन अगर ये पूरा ही मेरे अधिकार में आ जाए तो मेरे संपत्ति में कितनी वृद्धि होगी, कैसे आए, ये व्यापारी मर जाए किसी तरह से तो ये सारा मेरे आ जाएगा। तो कई दिनों तक दोनों के मन में ये संकल्प चलता रहा। एक दिन कोई त्योहार था जिसमें सब लोग आपस में मिले दरबार में। तो उस दरबार में अब जब भी वो देखे व्यापारी राजा को, उसके मन में क्या संकल्प आए, ये मर जाए, और राजा उसको देखे तो उसके मन में संकल्प क्या आए, ये मर जाए। फिर जब दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों नजरें ना मिला पाए एक दूसरे से, क्योंकि मन में ये संकल्प चल रहा था। तो उसके बाद में फिर बहुत शर्म आई व्यापारी को कि मैं अपने इतने अच्छे मित्र के बारे में क्या सोच रहा हूँ, इस बोझ से मुझे फ्री होना है, तो मैं बोल देता हूँ उसके मन में जो है, ताकि मैं इससे फ्री हो जाऊँ। तो वो राजा के पास गया, बोला राजन मुझे आपसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजन कहता हाँ मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो क्या बात करनी है, चलो पहले आप बताओ। नहीं पहले आप राजा हैं, आप बताएं। तो राजा ने बोला मेरे मन में ना 2-3 दिन से, मतलब कुछ समय से ये अशुद्ध संकल्प चल रहा है। और उसने पूरी अपनी बात बताई। तो उसको महसूस हुआ कि मेरे विचारों के कारण उसके मन में भी ऐसे ही विचार आने लगे। तो जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, सामने वाला भी वही सोचेगा और हमारे साथ होगा भी वही। लॉ ऑफ क्रिएशन, हम मास्टर रचयिता हैं, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। इंतज़ार नहीं करें समय का, समय आएगा और वो चलकर शिकार मेरे मुंह में आ जाएगा, और जब तक वो चलते चलते मेरे मुंह में आने लायक हुआ, मेरा ही जीवन खत्म हो गया। लॉ ऑफ क्रिएशन कि आप रचयिता है, डोंट वेट फॉर सक्सेस टू फाइंड यू, गो एंड टेक इट, क्रिएट इट। आप रचयिता हैं और बाकी सब समय भी हमारी रचना है। ये जो बाबा हमें बताते हैं ये आप उनको समझा सकते हैं। और एक और नियम है, यूज इट या लूज इट। अनयूज्ड मनी किसी की दबी रही धूल में, जानते हैं। अनयूज्ड टैलेंट, कला खत्म हो जाएगी। अनयूज्ड पोटेंशियल डिकेज। अनयूज्ड मशीनरी, कोई मशीन यूज ना करें खराब हो जाती है। समय को यूज ना करें निकल जाता है हाथ से। नॉलेज को यूज ना करें तो वो नॉलेज पढ़े 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 भारीपन, क्योंकि नॉलेज से देख तो रहे हैं पर नॉलेज को यूज नहीं कर रहे। तो जो भी यूज नहीं करते वो मिसयूज होता है, अब्यूज्ड होता है। इसलिए जो आपके पास है नॉलेज, ज्ञान, कला, गुण, यूज़ करें। डरे ना कि मैंने यूज़ कर लिया तो दूसरे के पास चला जाएगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, वो हम लूज़ कर जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति, ये एक और नियम है, हर व्यक्ति लाइफ में आया है कुछ न कुछ सिखाने के लिए। जब तक वो आपको सिखा नहीं देगा वो आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। इसलिए अगर चाहते हैं ये जल्दी परिस्थिति जाए तो उससे जो सीख लेनी है वो ले लीजिए, खुशी खुशी विदाई दीजिए। ऐसे विदाई देने से वो चीज़, वो परिस्थिति जाएगी नहीं। और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, गॉड इज ऑलमाइटी। जीसस क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज लव। तो गॉड इज लव एंड गॉड इज ऑलमाइटी, इसका मतलब क्या हुआ? लव इज ऑलमाइटी। सबसे बड़ी शक्ति इस संसार की स्नेह की शक्ति है। जब इस स्नेह की शक्ति मनुष्य से देवता बना सकती है, असुर से, मनुष्य से भी नहीं,
असुर से देवता बना सकती है तो स्नेह की शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसलिए और बहुत सारी बातें हैं। लॉ इज़ द अल्टीमेट, गॉड इज़ द अल्टीमेट लॉ मेकर, साइंस भी मानती है। बोसॉन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल जो कहा गया, 40 साल लगाए ये बताने के लिए कि गॉड एक पार्टिकल है। हमको तो दूसरे दिन ही मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म निराकार है। तो इस पर एक वीडियो भी है, वो अभी आशा दीदी के आने का समय हो रहा है, तो इसको अभी हम यहीं समाप्त करते हैं ना, बैलेंस्ड लाइफ के लिए। हाँ जी, अच्छा जी, जो लोग जिसका डर था वो हो ही गया उनका राइटिंग पैड किसी के पास चला गया तो सहयोग की शक्ति से रिटर्न कर दें। जिसके पास भी ऐसा राइटिंग पैड आया हो तो वो जांच कर लें अपने पास जो चीज़ है, और जिसका हो वो उनको वापस कर दें। तो दो ही छोटी छोटी बातें रह गई हैं। हाउ टू अटेन अ बैलेंस लाइफ। अगर एक ट्रायंगल को बिल्कुल बैलेंस्ड ट्रायंगल होगा तो कौन सा होगा, जिसमें तीनों साइड्स बराबर, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स बराबर कैसे भी रखेंगे वो आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो हमारे जीवन में भी बैलेंस कब आएगा, जब हमारी तीनों चीज़ बराबर होंगी, स्वयं, परमात्मा और फिर सबके साथ। संबंध सारे एक परमात्मा से, लेकिन स्नेह सबके साथ। जब ये तीनों ही चीज़ें बराबर होंगी तब लाइफ में बैलेंस आएगा। और छोटे छोटे कदम ही बड़े बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 से ही 1 ही मिलेगा, लेकिन इस 1 के अंदर 0.01 लगा दीजिए और इस 1.01 को 1.01 से मल्टीप्लाई करते जाइए तो धीरे धीरे करके 365 दिन में आप कितना आगे निकल जाएंगे। तो छोटा सा भी परिवर्तन हर रोज़ जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक बार में कील दीवार में नहीं घुसती, लेकिन हर प्रयास से फर्क पड़ता है। कि तो ऐसी कुछ बातें जब भी आपके ध्यान पर आए, इस तरह की बातें नोट कीजिए, उन्हीं की भाषा में हम उनको समझा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बिना समय, ठीक है, तो दीदी बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए 1 मिनट बाबा को थैंक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सभी ग्रुप फोटो के लिए, कौन कौन चाहता है ग्रुप फोटो में आना? कौन कौन चाहता है, ना भी आए तो चलेगा?